Namaste everybody. I am Vijay Kumar. Today I am going to present before you one of the poem of class 12th. A thing of beauty is a joy forever. Composed by John Keats. About the root of the poem. Endymion is a poem by John Keats, first published in 1818 by Taylor and Hazy of Fleet Street in London. The poem begins with the line, "A thing of beauty is a joy forever." Endymion is written in rhyming couplets and iambic pentameter, also known as heroic couplets. जो आप अभी पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यह एंडमियन बुक का एक भाग है, एक्सर्प्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि यह एक हीरोइक कपलेट्स है। कपलेट्स मतलब दोहा होता है, और उसमें ये बताया गया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो सुंदर चीज़ें होती है वो हमेशा आनंद देती है। अबाउट द पोएट, John Keats was born in London in the year 1795 and died in Rome in 1821. At the young age of 25 due to illness, he is a romantic poet and his poetry is characterized by sensual imagery. In his most popular work, which is a series of odes, a lyrical poem which is meant for a particular subject. Today, his poems are one of the most sought after creation in English literature. The above given poetry is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance 1818, considered to be an epic poem. जॉन कीट्स जो थे एक बहुत बड़े पोएट थे, ऑथर थे, और 1795 में उनका जन्म हुआ और बहुत जल्दी ही 1821 25 साल की उम्र में ही गुजर गए। लेकिन 25 साल के बीच में ही उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया लिटरेचर में। बहुत अच्छी से अच्छी किताबों को उन्होंने लिखा, पोएम को लिखा। उसी में से एक पोएम के बुक का नाम है एंडमियन, जिसका एक भाग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। Background of the poem: based on Greek mythology about a shepherd named Endymion, his quest for his love Dinah, and how in his quest he falls in love with an earthly maiden who later turns out to be Dinah herself. Actually एक पौराणिक कथा है ग्रीक की, जैसे हमारी भारत की कथाएं होती है, रामायण महाभारत, ठीक उसी ढंग से उसमें एक शेफर्ड है और उसका नाम है एंडमियन। उसकी चाह थी कि डायना से वो लव करे। आप देखेंगे कि उसने अपने चाह को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, एंड फिर क्या होता है। नाउ स्टेंजा 1 स्टार्ट्स हियर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Here bower means a shady place under the tree. पेड़ के नीचे जो एक जगह ठंडा होता है, गर्मी के दिनों में हम रुकते हैं, जब चलते चलते राहगीर थक जाता है तो उसी को bower बोला जाता है। Some of the literary device has been applied here. Rhyme scheme AA BBC, forever never keep sleep breathing. Alliteration, use of consonant sound at the start of two words which are close in series, sleep and sweet. Metaphor, bower, quiet. Calmness of a bower is compared to the calming effect of a beautiful thing. Now I am going to explain stanza 1. The poet says that beauty stays forever, इट नेवर फेड्स अवे। कहने का मतलब है कि पोएट कहता है कि सुंदर चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये कभी मुरझाता नहीं है। इट नेवर फेड्स अवे, रेदर
इट इंक्रीजेज विथ पासिंग टाइम, बल्कि जैसे जैसे समय गुजरता है इसकी चार्मिंग बढ़ती चली जाती है। द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज़ दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम। पोएट का, जॉन कीट्स का ऐसा सोच है, मानना है, परसेप्शंस है कि सुंदर चीज़ें, जो सुंदरता होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी चार्मिंग, आकर्षण बढ़ता चला जाता है। रेदर इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर, और ज़्यादा ये सुंदर होती हैं। फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक ए ब्यूटीफुल सैडी ट्री। उन्होंने सुंदरता को एक छाँवदार पेड़ के नीचे का वो भाग बताया। जब हम गर्मी के दिनों में मुझे ठंडक महसूस होती है, ठीक उसी तरह से जब ब्यूटीफुल चीज़ों के संपर्क में हम जाते हैं, चाहे वो सुंदर चीज़ एक बगीचा ही क्यों नहीं हो, एक घर ही क्यों नहीं हो, आप बागियों में चले जाएं वो ही क्यों नहीं, लेकिन सुंदर चीज़ें जो भी है, चाहे फोटोग्राफ्स हो, तो दे ऑलवेज impress us and it is long lasting also, said all the creatures can sleep peaceful and enjoy good health। तो उसका उन्होंने कंपेयर किया है कि ब्यूटीफुल चीज़ें वैसे होती है जैसे कि एक छावदार पेड़ के नीचे जानवर जाके गर्मी के दिनों में शांति से बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, या राहगीर जब जाने लगता है तो वो भी आराम करता है। Now we are coming to the second stanza. There on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death, of noble nature of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Morrow means the following day, आने वाला दिन। Wreathing means surround in circle, हमारे चारों तरफ जो घेरा लगा हुआ। Despondence मतलब डिप्रेस, जिसे सैड कहते हैं, उदास कहते हैं। A gloomy means sad. So now I am going to explain this second stanza now. Here the poet says that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. प्रत्येक दिन जो सुंदर बगिया होती है, सुंदर घर होता है, सुंदर चीज़ें होती है, जो हमारे आँखों को लुभाती है, एक शांति प्रदान देती है, यह हमें जीने के लिए एक उत्साह देती है, हमारे स्पिरिट को बढ़ाता है। It is the beauty which wills the desire in us to live through there are sad moments and cruel people around us। यह सुंदरता ही है जो हमें इच्छा देती है जीने की, रहने की। नहीं तो हमारे चारों तरफ आप देखेंगे कि कुछ न कुछ सैड मोमेंट्स, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती कर रहती है। कुछ ऐसे क्रूएल लोग होते हैं हमारे आसपास कि जो हमें नकारात्मक विचारधारा देते हैं, निगेटिविटी देते हैं, और जीने का मन नहीं करता है। लेकिन सुंदर चीज़ें, सुंदर यादें, सुंदर बाग बगीचे और मनोहर चीज़ें जो हमारे मन को हर लेती है, ये सारी चीज़ें हमें जीने के लिए प्रेरित करती है, जो हम प्रकृति में देखते हैं। सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूएल पीपल। कहता है अगर इस धरती पर सुंदर चीज़ें नहीं हों, बाग बगीचे नहीं हों, हरे भरे पेड़ पौधे नहीं हों, फूल की बगिया नहीं हो, तो ये पूरा अर्थ जो है ऐसे क्रूर पीपल से भर जाएगा, सैड पीपल से भर जाएगा कि हमारा जितना मोमेंट्स है, क्षण है, वो बहुत ही ख़राब बीतेगा। इट इज़ द ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड। यह सुंदरता ही है जो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया। हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। ये हमारे दिल के सैडनेस को ख़त्म करता है। देयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेज हैज़ बीन अप्लाइड हेयर। Anaphora, use of some word in two consecutive lines, like of noble nature of all the unhealthy. Alliteration, use of consonant sound at the start of two words which are close in series, be in band, bind, and in noble nature, as in some shape. Metaphor, wreathing a flowery band, the beautiful things of our life bind us to earth. Imagery, creating a sensory effect of a beautiful thing lined up in a string, a flowery band to bind us. Inversion,
Normal order of words is reversed. Are we reading a flowery band? These are the literary device. Now we are coming to the stanza number 3. Such the sun, moon, trees, old and young, sprouting a saddy boon, for simple sheep and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rails that for themselves a cooling covert make, against the hot season the mead forest wreck. There are some words meaning that we are going to discuss here. Boon means blessing, आशीर्वाद होता है. Rills मतलब एक स्मॉल स्ट्रीम हुआ, एक छोटा सा जो स्ट्रीम होता है, झरना कहें. Here the poet describes the beautiful things which are present on earth. These are the sun, moon, trees, flowers, daffodils and the rivers. यहाँ पोएट ये बताता है कि इस धरती पर क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं जिसका उन्होंने एक लिस्ट बनाया है. बोला कि सूरज कितनी सुंदर होती है, हमें गर्मी देती है, रोशनी देती है. मून कितना सुंदर होता है, इट गिव्स अस द पीस, कूल इन द नाइट. एंड ट्रीज, इट गिव्स अस फ्लावर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग whatever we are getting in our house, most of the things. And flowers, it gives the fragrance and the beauty, and the rivers, the water we are getting from it for each and everything, either for watering the crops, for drinking water also, for bathing also, for irrigations also. Poets say that all these things are like a blessing bestowed on all the creature by the earth. कहता जितने सारी चीज़ें हैं ये क्या है, एक आशीर्वाद है प्रकृति का कि हमको सब मिल रहा है. He further describes that the trees provide us with their shade. ट्रीज हमें अपने छाँव से हमें गर्मी के दिनों में सुरक्षा करती है, फल देती है खाने के लिए, रसदार फल. Flowers with their beauty and rivers with their coolness during the hot summers. गर्मी के दिनों में शाम के वक्त में जब हम फूल की बगिया में बैठ जाते हैं, उसकी फ्रेगरेंस, सुगंध जो आती है हमारे मन को पुलकित कर देता है. वी बिकम सो मच हैप्पी. नदी के किनारे जब बैठ जाएं तो उधर से ठंडक हवा आती है. हॉट समर सीजन्स. ऑल ऑफ दीज आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर व्हिच आर लाइक ए बून फॉर अस. ये सारे चीज़ें क्या हैं, ब्यूटीज ऑफ नेचर है जो हमारे लिए वरदान है. नाउ देर आर सम लिटरेरी डिवाइसेज that we are going to discuss in this stanza number 3. Alliteration, use of consonant sound at the start of two words which are close in series. N in sprouting saddy, simple sheep, C in cooling covert. Imagery, trees giving shade, sprouting saddy moon, ground process of daffodils, daffodils with the green world they live in, clean river streams, clear rails, and antithesis, opposite words placed together, old and young. Now we are coming to the fourth stanza. Reach with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dunes. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heaven's brink. This is the beautiful flower. Here there are some meanings. Words meaning is grandeur means high rank of socially important, mighty means enormous, immortal means never dying, and brink means age. The poet further carries on with the description. A poet आगे बताता है इस स्टेंजा में, the more beautiful things present on earth. इस अर्थ पर और भी इससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें हैं. सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेज व्हिच हैव सच ए नाइस फ्रेगरेंस. अब मस्क रोजेज की चर्चा कर रहा है जिसमें बहुत ही सुंदर फ्रेगरेंस रहती है, सुगंध रहती है. ही देन डिस्क्राइब द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स. उसके बाद वो ताकतवर बलवान जो योद्धा हैं उसके बारे में बताता है कि हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज और फॉर ह्यूमैनिटी. वो सारे योद्धा वीर जवान जो अपने देश की रक्षा के लिए, ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, सेक्रीफाइस कर दिए. जो जवान होते हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं और कभी कभी वो बलिदान दे देते हैं हम लोगों की रक्षा के लिए.
He says that the beautiful things are the gifts from God. ये सारे सुंदर चीज़ें भगवान के द्वारा दिया गया है. They are like a nectar given by God to us, and these are those beauties which are immortal. वो कहते हैं चार सारे सुंदर चीज़ों को उन्होंने एक नेक्टर मतलब अमृत से तुलना उन्होंने किया है पोएट ने, कि जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं भगवान के द्वारा दी गई है और वह एक अमृत के समान है. और ये सारे ब्यूटी जो है सुंदरता हैं वो अमर हैं. हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये सारे सुंदर चीज़ें, चाहे बाग हो, बगिया हो, मून हो, सन हो, स्टार्स हो, स्काई हो, ट्रीज हो, ये सारे रहेंगे यहाँ पे. These are immortal and gives us a reason to live on the earth, on this earth. और यही वह कारण है जो कि अर्थ पे लेने के लिए हमको प्रेरित करते हैं. Despite having so many sorrows in our life, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती रहती है, फिर भी हम इन सारे परेशानियों को भूल जाते हैं जब प्रकृति की तरफ देखते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है. नेचर इज़ द बेस्ट टीचर. There are some literary devices has been applied here. In this stanza, alliteration, use of consonant sound. We know very well at the start of two words which are close in series. For example, H in have and heard. Metaphor, immortal drinks. Beautiful objects of nature are forever like a never-ending portion of a drink. Rhyme scheme is used in every stanza of poem. Forever, never, keeps, sleep, dead, read, etc. Imagery. Bush is full of musk roses. This is imagery has been applied here. Now you are coming for the list the things of the beauty mentioned in the poem. The sun, the moon, beautiful daffodils, flowers, streams of water, dense green bushes of forest, ferns where fragrant musk rose grow, tells of heroic men who sacrifices their lives. List the things that cause suffering and pain, desire to offend others, ज़्यादा इच्छा होना, होपलेसनेस, हतोत्साहित होना, लैक ऑफ लोवलमैन, अनेक आदमी का अभाव होना, बैड हेल्थ, खराब स्वास्थ्य होना, अनहैप्पीनेस, ग्लूम एंड डार्कनेस. दीज आर द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. Message or the central idea of the poem conveys the message that a thing of beauty is a joy forever. It transcends time. It will never fade away. Beauty has the power to remove darkness and negativity and helps us survive when there is a dearth of noble nature or when one is surrounded by evil. संदेश देता पोएट इस पोएम के माध्यम से कि सुंदर चीज़ें हमेशा एक आनंद का कारण होती है. टाइम के साथ इसकी चार्मिंग बढ़ती चली जाती है, इसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है, मुरझाती नहीं है. ब्यूटी को इतना पावर है कि वो हमारे ज़िंदगी में जो अंधेरा है, चाहे नकारात्मक विचार आते हैं, उस सब को हटा देता है. व्हेन देयर इज़ ए डेथ ऑफ नोबल नेचर और व्हेन वन इज़ सराउंडेड बाय एविल, जब हमारे आसपास निगेटिविटी छा जाती है या दुश्मन हमारे चारों तरफ हो जाते हैं या अभाव हो जाता है नेक आदमी का हमारे आसपास, तो सुंदर चीज़ें, सुंदर यादें, प्रकृति की दी गई गिफ्ट हमें जीने के लिए प्रेरित करती है और उत्साहित करती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डील विथ यू. What does the line "therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth" suggest to you? It means that we get attached to the beautiful things around us and weave a pretty band which binds us with our life. It becomes the reason for us to live. Second question, what makes human beings love in spite of troubles and sufferings? The eternal beauty of various things gives us happiness and relaxation. It makes us love life in spite of life's troubles and sufferings. Why is grandeur associated with the mighty deed? The noble deeds of the brave men who sacrifice their lives are an inspiration for us forever. The beautiful legacy of their bravery is the grandeur which is associated with the mighty deed. This is all about. Thanks. Please like, share and subscribe.